वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मर। ये पूरे वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन डिटेल में विथ नोट्स सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग, अगर आप थ्रू आउट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई डाउट, कंफ्यूजन, डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। नमस्ते एंड वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूँ सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए आज की जर्नी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फेराडेज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो 2 रूल है उसको डिटेल में सीखेंगे। तो उसमें जो सबसे पहला रूल है वो ये कहता है कि जब कोई भी सर्किट के साथ जो फ्लक्स लिंक होता है उसकी अमाउंट में चेंज आएगा, मीन्स फ्लक्स लिंकेज में चेंज होगा, तब वो सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होगा। सपोज मैं एक इंडक्टर ले लेती हूँ और उसके पास मैं एक परमानेंट मैग्नेट रखती हूँ। अब परमानेंट मैग्नेट को नजदीक दूर लेके जाना है। नजदीक आएगा तो फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा, दूर जाएगा तो फ्लक्स लिंकेज कम, जिसकी वजह से फ्लक्स लिंकेज में चेंजेस आए तो ईएमएफ इंडक्टर में इंड्यूस होगा। ये इसका कहने का मीनिंग है। और दूसरा वे ये है कि जब हम कोई एक परमानेंट मैग्नेट की फील्ड लेंगे, उसमें एक कंडक्टर को रखेंगे और कंडक्टर को घुमाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कट होंगी, तो उसकी वजह से भी ये कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। ये दूसरा वे है ईएमएफ को इंड्यूस करने के लिए। अब दूसरा लॉ सीख लेते हैं कि दूसरा लॉ ये था कि अगर मुझे कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो जानना है तो वो कैसे पता चलेगा। तो कि जितना फ्लक्स लिंकेज में चेंजेस आएंगे इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। फ्लक्स लिंकेज के अमाउंट में चेंजेस ज़्यादा तो ईएमएफ ज़्यादा, कम तो ईएमएफ की वैल्यू कम। तो चलिए अब हम सीख लेते हैं कि सपोज इंडक्टर को मैंने परमानेंट मैग्नेट के पास रखा है, तो जो फ्लक्स लिंकेज के अमाउंट है वो है N∅1, दूर ले जाते हैं तो फ्लक्स लिंकेज के अमाउंट है वो है N∅2। अब मुझे जो ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है उसका अमाउंट जानना है, तो मैं क्या करूँगी, N∅2 माइनस N∅1 दोनों का डिफरेंस ले लूँगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये n को मैं कॉमन निकाल लेती हूँ, सो ∅2 माइनस ∅1 अपॉन में t। अब इनको शॉर्ट में लिखना है तो हम लिखेंगे d∅/dt, मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जितना फ्लक्स लिंकेज में चेंजेस होगा उतना हिसाब से ईएमएफ इंड्यूस होगा। यहाँ पे इंडक्टर एक ही है तो उसका नंबर ऑफ टर्न्स n फिक्स है, तो हमें फ्लक्स लिंकेज की फॉर्मूला इसलिए इसे लिखी है N∅1। n मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स, बिकॉज फ्लक्स लिंकेज है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड है, इसलिए हमें n×∅1 लिखना पड़ेगा इनिशियल कंडीशन में। फाइनल कंडीशन में हम लिखेंगे n×∅2, बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा तो फ्लक्स लिंकेज इतना ज़्यादा, नंबर ऑफ टर्न्स कम तो फ्लक्स लिंकेज उसके हिसाब से होगा। इसलिए यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज जब हम जहाँ पे भी लिखें तब नंबर ऑफ टर्न्स को मेंशन करना है। डन। चलिए अब हम फाइनल इक्वेशन लिखते हैं ईएमएफ का, वो है -n d∅/dt। ये माइनस साइन कहाँ से आई, तो ये माइनस साइन ये इंडिकेट करती है कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये जो ईएमएफ है वो जिसकी वजह से आया उसका वो अपोज करेगा। सपोज यहाँ पे ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से आया तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का अपोज करेगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट की गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो हम ये जानेंगे कि ट्रांसफॉर्मर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो कि ट्रांसफॉर्मर काम करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर। ये एक वन ऑफ द आईएमपी टर्म फॉर इंटरव्यू एज वेल एज एमसीक्यूज में कि हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आंसर है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या है कि हमें 2 कॉइल लेनी है और 2 कॉइल को ऐसे रखनी है कि जैसे कि एक कॉइल जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी वो दूसरे के साथ लिंक होगा। अब ये जो फ्लक्स लिंक हो रहा है उसके अमाउंट में हमें चेंजेस करने हैं, उसके हिसाब से दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब ये क्या कहना चाहता है, तो मैंने आपके सामने फिगर में 2 कॉइल ले ली है, एक है P दूसरी है Q। अब ये जो कॉइल P है उसमें से मैं करंट पास कर रही हूँ I1, उसकी वजह से P में फ्लक्स डेवलप होगा। अब ये फ्लक्स दूसरी कॉइल Q के साथ लिंक हो रहा है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो करंट पास हो रहा है उसकी वैल्यू चेंज करनी है, जिसकी वजह से कॉइल P का फ्लक्स चेंज होगा।
अब वो चेंज हुआ फ्लक्स क्यू के साथ लिंक होगा, तो अब ये फ्लक्स लिंकेज में चेंजेस होने की वजह से क्यू में क्या होगा, ईएमएफ डेवलप्ड होगा। अब ये जो ईएमएफ डेवलप होगा वो कैसे होगा, तो अकॉर्डिंग टू फेराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ ऑफ इंडक्शन, देन कि जैसे ही फर्स्ट कॉइल में से करंट पास हुआ और फ्लक्स लिंकेज हुआ, और वो फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू में हमें चेंजेस करवाने हैं। जैसे जैसे फ्लक्स लिंक की वैल्यू चेंजेस होती जाएगी उसके हिसाब से दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब वाइसा वर्सा भी कर सकते हैं कि कॉइल क्यू में से करंट पास करवाओ और वो जो फ्लक्स डेवलप करेगा वो पी के साथ लिंक करवाओ, तो हमें अल्टीमेटली ईएमएफ पी में मिलेगा। वाइसा वर्सा है, मैंने एग्जांपल के लिए सिर्फ ऐसे लिखा है, अब आप वाइसा वर्सा कोई भी कंडीशन पे आप मेंशन कर सकते हो। डन। तो यहाँ पे दो चीज हमें याद रखनी है, एक है म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसके पर ट्रांसफॉर्मर काम करता है, और दूसरा हमें ये याद रखना है कि जैसे हम कोई एक कॉइल में से करंट पास करेंगे और उसकी वैल्यू में चेंज करेंगे, तब उसमें जो फ्लक्स डेवलप हुआ है वो दूसरी कॉइल के साथ लिंक होगा और फ्लक्स लिंकेज की अमाउंट में चेंज आएगा क्योंकि करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। डन। तो जैसे जैसे फ्लक्स लिंकेज की अमाउंट में चेंज आएगा वैसे वैसे दूसरी कॉइल में ईएमएफ डेवलप होगा, और वो अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से होगा। डन। तो ये हमें बस यहाँ पे याद रखना है। अब फॉर्मूला देख लेते हैं कि यहाँ पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसका अमाउंट होगा एम डी फाई बाई डी टी, बिकॉज यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस मीन्स हमने दो कॉइल ली है, मीन्स एक कॉइल में से करंट का अमाउंट चेंज होगा, उसके हिसाब से उसकी फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, उसके हिसाब से फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू चेंज होगी, उसके हिसाब से दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। दैट इज द रीजन वाई यहाँ पे हमें एम लिखना है, और डी फाई बाई डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो हमें ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में जानना है, तो सबसे पहले हम लेंगे कोर। ये जो कोर है वो लेमिनेशंस के थ्रू बनाई जाती है। डन। और ये जो कोर है वो सिलिकॉन स्टील में से और डायनेमो स्टील में से मैन्युफैक्चर की जाती है कि जिसकी वजह से हमें हिस्टेरेसिस लॉ से वो कंपैरेटिवली कम मिले। अब ये जो कोर है उसका जो दो वर्टिकल पोर्शन है उसको हम लिम्ब के नाम से जानते हैं, और दो जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है उसको हम योक के नाम से जानते हैं। अब ये कोर की डिजाइन के भी टाइप है, उसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि ट्रांसफॉर्मर में कोर होती है, कोर को लेमिनेशंस के थ्रू, लेमिनेशंस मीन्स पतले पतले मीन्स थीन थीन शीट्स होती है, उसको कंबाइन करके ये कोर बनाई जाती है इन ऑर्डर टू रिड्यूस एडी करंट एज वेल एज हिस्टेरेसिस लॉस। यहाँ पे जो वर्टिकल पोर्शन है उसको लिम्ब और हॉरिजॉन्टल पोर्शन है उसको हम योक बोलेंगे। देन अब आगे जानते हैं। चलिए कोर की दोनों लिम्ब, जो वर्टिकल पोर्शन है उसको लिम्ब बोलेंगे, उसके पर हम नंबर ऑफ टन्स वाली वाइंडिंग वाउंड करेंगे। एक वाइंडिंग में हम सप्लाई देंगे तो करंट फ्लो हुआ, फ्लक्स डेवलप हुआ, वो कोर थ्रू दूसरी वाइंडिंग के साथ लिंक हुआ और फ्लक्स लिंकेज में चेंजेस आएंगे तब दूसरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा। मीन्स दूसरी वाइंडिंग के आउटपुट में हम कोई भी लोड जोड़ सकते हैं। अब एक नोट आपको याद रखनी है कि यहाँ पे मैंने N1 टन वाली वाइंडिंग है यहाँ पे सप्लाई दिया है, मैं चाहूँ तो ये दूसरी साइड भी मैं सप्लाई दे सकती हूँ और N1 साइड से भी आउटपुट ले सकती हूँ। पर यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जिस वाइंडिंग को आप सप्लाई दे रहे हो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग। यहाँ पे हमारी N1 टन वाली जो वाइंडिंग है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, बिकॉज हमने वहाँ पे सप्लाई दिया है, और जहाँ पे हम आउटपुट लेंगे उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। हम कई बार स्टूडेंट्स को पूछते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं ट्रांसफार्मर को कितनी वाइंडिंग होती है, तो कि दो, प्राइमरी और सेकेंडरी। नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं। डन। चलिए अब डिटेल में मैं नेक्स्ट पोर्शन में दिखाती हूँ। चलिए अब हम ये चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर के टाइप्स कितने होते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टन्स। तो चलिए अब उसके हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहला ट्रांसफार्मर है वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे आपको जो लेफ्ट साइड वाइंडिंग दिख रही है उसका नंबर ऑफ टर्न्स है N1, और जो राइट साइड दिख रही है उसका नंबर ऑफ टर्न्स है N2। एज यू कैन सी कि N1 की कंपैरिजन में N2 के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, इसलिए इस वाइंडिंग को स्टेप अप ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं, बिकॉज हम सप्लाई V1
ये जो N1 टर्न्स वाली वाइंडिंग है वहाँ पे दे रहे हैं, और वो फ्लक्स लिंकेज N2 वाली वाइंडिंग के साथ होगा, और N2 वाली वाइंडिंग के साइड हमें आउटपुट लेना है। तो यहाँ पे हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है वो V1 N1 होंगी। डन। यहाँ पे ये एक चीज याद रखिएगा कि जहाँ पे हम 1 नोटेशन लेंगे ना वो प्राइमरी के साइड होगा, और 2 नोटेशन होगा वो सेकेंडरी साइड होगा। डन। तो यहाँ पे हमने जो सप्लाई है वो N1 वाली टर्न वाली वाइंडिंग को दी है, तो वो हमारे लिए प्राइमरी वाइंडिंग होगी। वो सप्लाई देंगे, करंट फ्लो होगा, फ्लक्स डेवलप होगा, और कोर थ्रू वो फ्लक्स दूसरी वाइंडिंग के साथ लिंक होगा। अब जो दूसरी वाइंडिंग है उसके नंबर ऑफ टर्न्स N1 की कंपैरिजन में ज्यादा है, इसलिए ये ट्रांसफॉर्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलेंगे। मींस प्राइमरी वाइंडिंग में जितने सप्लाई देंगे उसकी कंपैरिजन में सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें आउटपुट में ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। और दूसरा है वो है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे इस यू कैन सी कि यहाँ पे हम सप्लाई देंगे N1 टर्न वाली वाइंडिंग को। डन। तो वो हमारे लिए होंगी प्राइमरी साइड, और उसकी कंपैरिजन में जो दूसरी साइड वाइंडिंग जहाँ पे हम आउटपुट लेने वाले हैं उसके नंबर ऑफ टर्न्स कम है, इसलिए यहाँ पे हम प्राइमरी साइड जितना वोल्टेज देंगे उसके हिसाब से सेकेंडरी साइड जो हमें मिलेगा वो आउटपुट कम मिलेगा। इसलिए यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बोलेंगे। और नंबर ऑफ टर्न्स में से आपको आसानी से पता चल जाता है कि जो प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स है उसके हिसाब से सेकेंडरी वाइंडिंग के जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम है, इसलिए इस वाइंडिंग को हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के नाम से जानते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।